Hello my dear students, I hope you all are fit and fine. So today beta, this is the second video of our first chapter of civics and the name of the chapter is on equality. So beta, yesterday we have read about that all the people were standing in a row to vote, but there was some differences between them. सभी लोग जो थे वो अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग वर्क से आए हुए थे, लेकिन वो सभी एक लाइन में खड़े थे. तो वहाँ पे कांता नाम की जो विमेन है उसको लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सभी लोगों को इक्वल समझा जाता है. लेकिन जैसे जैसे उसका दिन बीता हमने पढ़ा कि उसको ये एहसास हुआ कि सिर्फ गवर्नमेंट के नज़रिए में हम सब एक हैं, या फिर वोट करते टाइम हमें इक्वालिटी दी जाती है, लेकिन वैसे हम सभी के फाइनेंशियल कंडीशन, हम सभी की लिविंग कंडीशन काफ़ी डिफरेंट हैं. तो बेटे इसी तरह की जो इनइक्वालिटी होती हैं या इसी तरह की जो भेदभाव किए जाते हैं उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं. सो टुडे बेटा वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 7 एंड द टॉप today we are starting other kinds of equality. So let us start. और जो अलग अलग तरह की जो असमानताएं होती हैं उनको हम रीड करेंगे. कांता is one of many people who live in a democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. तो बेटे कांता जो है उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय डेमोक्रेसी में रहते हैं और जिनको वोट देने का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन उनका जो रोज़ का जो जीवन है, उनकी जो काम करने की जो कंडीशंस हैं वो इक्वल नहीं हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. तो बेटे हालांकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं, लेकिन पुअर होने के साथ साथ और भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं जो वो फेस करते हैं. लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग दीज टू स्टोरीज गिवन बिलो. ईच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. तो बेटे अब यहाँ पे हम ऐसी दो कहानियाँ पढ़ेंगे और उनको समझेंगे ये बिल्कुल वास्तविक घटनाएं हैं और भारत में होने वाली जो इनइक्वालिटीज़ हैं उन पर ये थोड़ा सा फोकस करेगी, मतलब कि हम इन स्टोरी से उसको इजीली समझ पाएंगे. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम. तो बेटे भारत में सबसे ज़्यादा जो असमानता की जाती है वो किस पर की जाती है? कास्ट सिस्टम पे, मतलब कि जातिगत व्यवस्था पे. इफ़ यू लिव इन अ रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग. तो अगर आप किसी गाँव में रहते हैं, ग्रामीण भारत में रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो जाति की पहचान है वो आपको छोटी ही आयु में आपको पता लग जाएगा कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो बार बार आपको इसी बारे में याद दिलाते हैं. इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. तो बेटे गांव में जो है वहाँ तो हमें लगता है कि हमारी कास्ट के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन हम ये शहर के बारे में ये मानते हैं कि शायद जो शहर के लोग हैं वो जात पात में विश्वास नहीं करते. लेकिन बेटे अभी मैं आपको इसी पेज में जो राइट साइड पे जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगा रखी हैं उसमें ही हम ये रीड करेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग ही अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं या अपनी बेटी की शादी कास्ट के अकॉर्डिंग ही वो करना चाहते हैं. तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे. तो बेटे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कॉलम है इसमें देखिए दे रखा है इनवाइटेड फॉर 32 MMS 5 feet 4 inch fair beautiful girl working in IT मुंबई और कास्ट नो बार ST एक्सक्यूज सेंड BHP. तो मतलब क्या है बेटे कि यहाँ पे उन्होंने वैसे तो लिख रखा है कि कास्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी लिखा है कि जो ST हैं उसको मतलब माना ना जाए. ऐसे ही जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें भी टॉल गर्ल चाहिए और जो नेक्स्ट उसमें दिखा रखा है उसमें वो बता रहे हैं तमिल ब्राह्मण हैं हम. तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कास्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं.
तो इन्हीं जो कटिंग्स है बेटे, इनसे हमें ये पता लगता है कि किस तरह से जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके भी दिमाग में जाति जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। So now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. तो अब हम एक ऐसे बच्चे के बारे में रीड करेंगे जो कि दलित जाति से बिलोंग करता था, मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, और उसके अनुभव के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। You have already read about Dalit in the class 6th book. Dalit is a term that so-called लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। तो बेटे जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं या निचली जाति के जो लोग जिनको बोला जाता है वो अपने आप को दलित के नाम से एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। लेकिन दलित का एक्चुअल मीनिंग क्या है बेटे? ब्रोकन। और ब्रोकन का मतलब जो बिल्कुल कुचले हुए हों, जिन पर जो पूरी तरह से टूटे हुए हों। And by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. तो बेटे ऐसा दलित वर्ड यूज़ करके वो ये संकेत कर रहे हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत सारे भेदभाव होते थे और आज भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। इतना भेदभाव उनके साथ हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया बेटे, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं इज़ अ फेमस दलित राइटर। In his autobiography Juthan, he writes, I had to sit away from others in the class, and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. तो बेटे ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, दलित लेखक हैं, और उन्होंने अपनी आत्मकथा जो जिसको हम जीवनी भी बोल सकते हैं, जूठन नाम था उसका, उसमें वो लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना उनको पड़ता था और वो भी ज़मीन पर। और जहाँ जब वो अपने बैठने की जगह तक आते आते उनकी जो चटाई थी वो बिल्कुल छोटी पड़ जाती थी, मतलब स्टार्टिंग से चटाई बिछानी शुरू करते थे और जो दलित के बच्चे थे उनको तो बिल्कुल लास्ट में बैठना होता था। तो जब तक उनकी बारी आती वहाँ तक आती आती चटाई ख़त्म हो जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास उनको बैठना पड़ता था, जहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर भी उनको धुंधले दिखाई पड़ते थे, और कभी कभी बिना कारण कोई भी उनकी पिटाई भी कर देता था। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. तो जब वो 4th क्लास में थे तब उनके प्रिंसिपल ने एक दिन उनको जो उनका खेल का मैदान था स्कूल का उसमें झाड़ू लगाने को बोला। तो आप सोच सकते हैं बेटे 4th क्लास में कितना छोटा बच्चा होता है और एक स्कूल का प्लेग्राउंड कितना बड़ा होता है। तो इतने बड़े प्लेग्राउंड में उनको झाड़ू लगाने के लिए बोला गया, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो वो लिखते हैं, ही राइट्स, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक। तो लंबा चौड़ा मैदान जो था सामने वो उनके साइज से काफ़ी गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से उनकी कमर धीरे धीरे दुखने लगी थी। डस्ट हैज़ गॉन Dust has gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was speaking. तो अब बेटे इतना छोटा बच्चा धीरे धीरे वो पूरे ग्राउंड को साफ कर रहा है। धीरे धीरे उसका पूरा जो चेहरा था उस पर धूल आ गई थी, उसके सिर में धूल घुस गई थी, उसके मुंह के अंदर धूल घुस गई थी, और बाकी के बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे वो ग्राउंड में झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। और जो हेडमास्टर थे उन्होंने इतना गलत व्यवहार किया कि वो अपने कमरे में बैठे बैठे उसको देख रहे थे कि कहीं वो झाड़ू ना लगाए। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। I swept the whole day. From the doors and windows of the school rooms, the eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा दिन उन्होंने बताया कि उनको पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी, और पूरा दिन वो 4th क्लास का बच्चा लगातार झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की, दरवाजे, सभी में से जो टीचर्स थे, बच्चे थे, वो ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये आवाज़ नहीं उठाई कि ये गलत हो रहा है। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. तो ऐसे ही डेली उनको अगले 2-3 दिनों तक उनको लगातार कुछ दिनों तक ऐसे ही
वो झाड़ू लगाते रहे। और ये सिलसिला कब रुका, जब वहाँ से गुज़रते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." तो अब क्या हुआ, उनके पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा और वो पूरे ग्राउंड को झाड़ू लगा रहा है और लगभग कई दिनों से। और बेटे उस टाइम पे क्या होता था, बच्चे डरते बहुत थे, अपने पेरेंट्स को बताते ही नहीं थे कि उनके साथ क्या हुआ। तो इस वजह से जो उनके फादर थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर, उन्होंने टीचर्स का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए बहुत ऊंची आवाज़ में सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखना कि मास्टर ये यहीं पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा, और ये ही नहीं, इसके बाद और भी बच्चे पढ़ने आएंगे। सो बेटे ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी, जिसमें हमें पता लगता है कि किस तरह से एक लोअर कास्ट के बच्चे के साथ कितना ज़्यादा भेदभाव किया गया, क्योंकि उसकी सिर्फ यही गलती थी कि उसका जन्म एक दलित फैमिली में हुआ था। नेक्स्ट स्टोरी हम रीड करते हैं। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जर सिटीज़ एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो दूसरी कहानी जो है बेटा एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े से शहर में घटी, और वहाँ के देश के बहुत सारे भागों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। तो मिस्टर और मिसेज अंसारी जो थे बेटे, वो शहर में किराए का एक मकान लेना चाहते थे। उनके पास पैसे भी थे, तो इसीलिए किराए की भी कोई समस्या नहीं थी। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। द डीलर इन्फॉर्म दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक डीलर के पास वो गए और उनसे उन्होंने बताया कि हमें इस तरह से मकान की ज़रूरत है। तो डीलर ने भी बहुत सारे मकान उनको बताए कि यहाँ पर मकान मिल सकते हैं। सो दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। तो अब क्या हुआ बेटे, जब उनको पहले मकान दिखाने के लिए लेके गए तो उनको वो मकान काफ़ी पसंद आया, और इसीलिए उन्होंने जब बात करी उस मकान को लेने का निर्णय लिया, तो मकान मालकिन ने जब पता लगा कि वो अंसारी उनका सरनेम है, तो वो बहाने बनाने लगी और बोले कि हम अपने मकान को ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते जो नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि उनकी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता। तो ये बहाना उन्होंने बताया। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor house। तो अब क्या हुआ, दोनों को ही, अंसारी की फैमिली जो थी उनको भी और जो बिल्डर था उनको भी, दोनों को ही ये काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उनको फ़िश पकने की स्मेल आ रही थी उनके पड़ोस में से ही। तो इस वजह से उनको ये तो समझ में आ गया था कि ये बहाने बना रहे हैं। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। तो उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स देखे किराए के लिए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ उन्होंने बहाने बना दिए। तो बेटे ये पूरा प्रोसीजर हो क्यों रहा था, क्योंकि उनकी जो सरनेम थी वो अंसारी थी, तो इस वजह से लोग उनको किराए पे मकान नहीं दे रहे थे। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट want to change their names and call themselves मिस्टर एंड मिसेस कुमार। तो अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी डीलर ने उनको बोला कि आप ऐसा करिए, आप उनको एक सुझाव दिया कि आप अपना नेम बदल लीजिए, जैसे श्रीमती और श्रीमान कुमार रख लीजिए, अंसारी मत बोलिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। इन द एंड इट टुक ए होल मंथ ऑफ लुकिंग एन अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड ए लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। तो अब ऐसा करने से तो अंसारी ने मना कर दिया कि भाई हम अपना सरनेम तो नहीं चेंज करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ बेटे कि धीरे धीरे उनको लगभग पूरा 1 महीना लग गया
रेंट पे मकान ढूंढने के लिए। लास्टली उनको एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो बेटे यहाँ पे क्या है कि अंसारीज जो थे उनका दूसरी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनका रिलीजन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन किया गया। ऐसे ही जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनका कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो बेटे इन दोनों ही स्टोरीज से हमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो कास्ट है या जो रिलीजन है वो लोगों के माइंड में कितना इफ़ेक्ट करती है और लोग उसको कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं। सो आई होप बेटे आपको दोनों ही पूरा जो टॉपिक हमने आज रीड किया है वो क्लियर हो गया होगा। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।